नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, सकुशल होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। कुछ मित्रों को कंटेंट का एक्चुअली थोड़ा सा नया सिलेबस है तो कंटेंट का अभाव है, बाजार में मार्केट में कंटेंट मिल नहीं रहा तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास लगातार मैसेजेस आते हैं कि प्लीज़ आप जो है बढ़ा दीजिए अपने लेक्चर के क्वेश्चंस को, 30 की जगह और एक्स्ट्रा कर दीजिए, टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी ही इन क्वेश्चंस को 50 तक ले आएंगे। और अगर आपका एग्जाम समय से पहले घोषित हो गया, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे पहले अगर उसकी डेट्स आ गई, तो भी हम सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे, बहुत बढ़िया से कवर करेंगे। पर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में चलना नहीं चाहता दोस्तों, नया सिलेबस है, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, क्योंकि मेरे साथ में कुछ ऐसे मित्र भी जुड़े हुए हैं जिनकी सब्जेक्ट पर कुछ खास कमांड नहीं है, तो उन्हें भी समझ में आना चाहिए। सभी को साथ लेकर के चलना है, तो निश्चित तौर पर हम संख्याएं बढ़ाएंगे प्रश्नों की और क्लासेस की संख्याएं भी बढ़ाएंगे। चलिए फिर मैं आज का सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी वनस्पति जाति 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाइयों के बीच पाई जाती है? चीड़, देवदार, साल या स्प्रूस? देखिए साल को तो आप हटा ही दीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं, इतने क्वेश्चंस आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं, अब तो आपको पता चल चुका होगा कि साल तो हिमालयी वनस्पति नहीं है। रह गया चीड़, देवदार और स्प्रूस, और ये तीनों ही हिमालयी वनस्पति हैं। ये प्रश्न अब थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि अब यहां पर मीटर की ऊंचाई दे दी गई है और आपसे ये तीनों पूछ ली गए हैं। देखिए चीड़ और देवदार, स्प्रूस ना भी पता हो तो चल जाएगा, लेकिन चीड़ और देवदार के विषय में आपको पता होना चाहिए। यदि आप में से कोई हिमालय भ्रमण करने जाता है, हिमालय घूमने जाता है, ट्रैकिंग का शौक रखता है, तो उसने देखा होगा कि उसे सबसे पहले चीड़ नजर आते हैं, चीड़ के बाद देवदार के पेड़ दिखते हैं और फिर कहीं जाकर के हमें स्प्रूस नजर आता है। हमें इन तीनों की हाइट्स के बारे में पता होना चाहिए। बात करें यदि हम चीड़ की तो चीड़ तो हमें 1500 मीटर से लेकर के 1750 मीटर के बीच में ही दिख जाएगा, जबकि देवदार चीड़ समाप्त होने के बाद नजर आते हैं। यानी ये जो मिलते हैं ये 1800 मीटर से लेकर के 2600 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं, जबकि स्प्रूस आपको देवदार के साथ ही दिखना प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन अंतिम समय में, मतलब जहां देवदार समाप्त होने की बात आती है वहां से लगभग जो है स्प्रूस हमें दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। यानी ये जो है हमें 2200 मीटर से लेकर के 3000 मीटर के बीच में नजर आते हैं। तो हमसे तो सीधे सीधे पूछ लिया 1800 से 2600 मीटर, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा देवदार। देखिए साल के बारे में हम जानते हैं, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का हिस्सा है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं? देखिए आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज आप वीडियो री एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो वहां तो आपका मध्य प्रदेश पढ़ने से काम चल जाएगा कि भाई सबसे ज्यादा वन जो है हमारे मध्य प्रदेश में, प्रश्न पढ़ो और आगे निकलो। लेकिन फॉरेस्ट एसआई के बारे में आप बात कर रहे हैं तो अभी तो हमें बहुत डीप जाना है। अभी तो हम सिर्फ प्रश्नों को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, अभी तक हम लगभग 250 प्रश्न देख चुके हैं, लेकिन हम डीप नहीं गए प्रश्नों में। ऊपर का तो पहले पढ़ लें, डीप तो हम तब पढ़ेंगे। तो हमें 5-6 स्टेट्स पता होने चाहिए जहां पर सर्वाधिक वन आच्छादित हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जंगल है, मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उसके बाद महाराष्ट्र में हमें वन देखने को मिलते हैं। तो ये क्रम याद रखिएगा, क्रम भी लगाने को आ सकता है, या फिर आपको सपोज कीजिए यही प्रश्न में मध्य प्रदेश दिया ही नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं दिया होता और छत्तीसगढ़ दे दिया होता, तो हमें छत्तीसगढ़ करना पड़ता। तो ये 4-5 स्टेट आपको पता होने चाहिए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र।
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है? देखिए, वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो मिजोरम में पाए जाते हैं। मिजोरम के कुल क्षेत्रफल के 85% हिस्से पर जंगल पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा वन यदि पूछ ले तो मध्य प्रदेश, पर यदि आपसे क्षेत्रफल के अनुसार अनुपात या प्रतिशत में पूछ ले तो आपके उत्तर हो जाएगा मिजोरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीट के पालन के लिए नहीं होता? देखिए, रेशम का उत्पादनकर्ता में भारत जो है महत्वपूर्ण योगदान रखता है। विश्व में जो भी रेशम का उत्पादन होता है उसमें दूसरे नंबर पर आता है भारत, यानी पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे वही लुटेरा चीन, हर जगह पहले नंबर पे जाके बैठ गया उत्पादन में, और भारत को उसके चक्कर में दूसरे नंबर पे रहना पड़ता है। इसलिए भारत गुस्से में कह रहा हम जनसंख्या में पहले नंबर पे निकलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रेशम के मामले में उत्पादनकर्ता अगर आपसे पूछा जाए तो भारत का स्थान दूसरा है। शहतूत हो, अरंडी हो, बांज हो, इन सभी के पेड़ों पर रेशम के कीट पाले जाते हैं। शहतूत में भी विशेषतः सफेद शहतूत पर रेशम के कीट पाले जाते हैं, जबकि शीशम, सागौन, साल ये जहां पाए जाते हैं वहां रेशम का उत्पादन नहीं किया जाता। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शीशम को हम जो है रेशम पालन के उत्पादन के लिए प्रयोग में नहीं लाते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? मुझे लगता है ये प्रश्न तो हमने कई बार पढ़ लिया है और अब हमें इस प्रश्न को करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि सागौन जो है कौन सा है, तो घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन नहीं है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यही हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगर इसको देखें इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि कई बार आया तो इंग्लिश में भी देख लीजिए, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, क्योंकि अगर आपको इसको देवनागरी लिपि में लिखा हुआ मिल गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, सागौन, साल, शीशम, ये सभी इसका हिस्सा है। एक अच्छी खासी हमने लिस्ट बनाई थी। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? देखिए, भारत में हर तरह का वन पाया जाता है, हर तरह का वन, और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, लेकिन अंडमान निकोबार में सदाहरित वन भी पाए जाते हैं, पतझड़ वन जिन्हें हम मानसूनी वन कहते हैं वे भी पाए जाते हैं, और साथ ही मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन या सुंदरी वृक्ष, ये इस तरह के जो वृक्ष हैं ये भी पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वनों का बहुत बड़ा हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। ज्वारीय वन, डेल्टाई वन ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में एक बहुत बड़े हिस्से के रूप में। साथ ही यहां पर सदापर्णी वन और पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। तो इन तीनों का संयोजन कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियां किस प्रकार के वनों में पाई जाती हैं? तो ये कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ध्यान रखिएगा, शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती दो प्रकार के पर्णपाती हैं जो वर्षा की मात्रा पर डिफर हो जाते हैं। जहां वर्षा कम होती है और पतझड़ वन पाए जाते हैं उन्हें शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। वर्षा अधिक है और पतझड़ वन पाए जाते हैं तो वे आर्द्र पर्णपाती वन कहलाते हैं। तो चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस जैसे जो पौधे हैं ये आर्द्र पर्णपाती वनों का हिस्सा हैं। चलिए अगला है, निम्न में से कहां शोलास वन नहीं पाए जाते? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शोलास वन होते क्या हैं। तो ध्यान रखिएगा, शोलास वन होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन, या इन्हीं को हम कहते हैं आर्द्र पर्वतीय समशीतोष्ण वन।
अब भारत की जो जलवायु है वो तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है और भारत का जो अधिकांश हिस्सा है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आएगी और ऊंचाइयों पर, जो ऊंची जगहों पर ये इस प्रकार के वन पाए जाएंगे। लेकिन दक्षिण भारत में ऊंचाई, जब 1500 मीटर से ज्यादा की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो पाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? शोलाज के नाम से। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत को जरूर याद रखिएगा। दक्षिण भारत में 1500 मीटर की ऊंचाई पर जो वन पाए जाते हैं वे वन किस प्रकार के हैं? वे वन है शीतोष्ण कटिबंधीय वन और उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है शोलाज। ठीक है, आपको लगेगा कि भारत में तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए ही नहीं जाते। भारत में हर प्रकार का वन पाया जाता है, मैंने पहले ही बता दी। भले ही जलवायु शीतोष्ण प्रकार की न हो, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ दक्षिण भारत में जो वन पाए जाते हैं वे वन है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। और दक्षिण भारत में मुख्य पहाड़ियां कौन कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियां हो गई, अन्नामलाई की पहाड़ियां हो गई, पालनी की पहाड़ियां हो गई। तो इन सभी पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जबकि विंध्याचल की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, ये मध्य भारत की पहाड़ियां हैं, इन पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन नहीं पाए जाते। इनकी ऊंचाई भी इतनी अधिक नहीं है, कुछ एक चोटियों को छोड़ दिया जाए तो। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि साल आर्द्र पर्णपाती वनों में पाया जाता है, शोला वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, देवदार शंकुधारी वृक्षों की एक प्रजाति है, या कैजुएरिना मुख्यतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए, साल आर्द्र पर्णपाती वनों में पाया जाता है, पढ़ लिया हमने। देवदार हिमालय में पाए जाते हैं, ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। और ऊंचाइयों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं हिमालय में? शंकुधारी। क्यों? क्योंकि बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ उन पर गिर के नीचे गिर जाए, तो ऐसे वे एडॉप्ट होकर के शंकुधारी रूप धारण कर लिया है। और शोला या शोलाज, अभी अभी हमने चर्चा करी कि ये दक्षिण भारत में 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन या आर्द्र पर्वतीय समशीतोष्ण वनों का हिस्सा है। तो ये हमारा कथन जो है ये गलत हो गया। जबकि कैजुएरिना कहां पाई जाती है? तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली ये एक वनस्पति है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। लक्षद्वीप में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? 0%, 15%, 33% या 85%? मुझे लगता है मेरे बहुत से मित्र 85% के साथ गए होंगे, कुछ ने सही उत्तर भी दिया होगा। तो जिन्होंने सही उत्तर दिया है वो दिल पे ना लीजिएगा कि हमने तो सही बोला है, ऐसे कैसे बोल दिया। हमें आता नहीं है क्या? आपको आता है, बहुत आता है। मैं उन मित्रों की बात कर रहा हूं जिनको इसका प्रश्न का उत्तर नहीं पता। तो ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप में जो वन प्रतिशत है वो 0% है। लक्षद्वीप की जो मिट्टी है वो, लक्षद्वीप कैसे निर्मित हुआ है? लक्षद्वीप हुआ है प्रवाल भित्तियों से निर्मित। तो वहां कोई उचित प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती जंगल के। लक्षद्वीप जो है 85% वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। देखिए, 85% वनों से घिरा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा लक्षद्वीप में कोई वन क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। तो लक्षद्वीप में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है पूछा जाए तो 0%। और लक्षद्वीप जो है 85% वनों से घिरा हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0%, यानी लक्षद्वीप में 0% वन क्षेत्र पाया जाता है। निम्न में से उस राज्य की पहचान करें जहां वन क्षेत्र 10% से भी कम है। देखिए, आपको कुछ 4 या 5 स्टेट्स के नाम मैं लिखा रहा हूं, उनको याद कर लीजिए। यहां पर वन क्षेत्र बहुत कम मात्रा में है, 10% से भी कम है। अब आपको जो भी स्टेट का नाम मिल जाए आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान आपको मिल जाए तो राजस्थान तो मुझे लगता है कि सभी तुक्का मार देते, पर यहां राजस्थान है नहीं। तो राजस्थान के बगल में है गुजरात, तो गुजरात को ध्यान रखिएगा। देखिए, गुजरात के बगल में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी पड़ता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, महाराष्ट्र 5वें नंबर पे आता है। तो उधर मत कर दीजिएगा, लेकिन सिर्फ इतना याद रखिएगा, राजस्थान, गुजरात। उसके बाद जहां कृषि बहुत ज्यादा होती है तो सारे जंगल तो काट दिए खेती करने के लिए, तो पंजाब और हरियाणा, और साथ ही दिल्ली। दिल्ली में कहां जंगल आएंगे? पूरा तो भरा पड़ा है दिल्ली कंक्रीट के जंगलों से।
तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ये वे राज्य हैं जहां वन क्षेत्र 10% से भी कम है। तो ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुजरात। भारत वन सर्वेक्षण के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। देखिए, एक विभाग था, एक संगठन था, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संगठन। यहां लिख लीजिए, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संगठन। इसका पुनर्गठन हुआ 1981 में और क्या बना? भारत वन सर्वेक्षण। तो इसकी स्थापना 1981 में हुई, ये कथन सही हो जाएगा। कृषि आयोग की सिफारिश पर ऐसा किया गया था, तो ये उत्तर भी सही हो जाएगा। सैटेलाइट द्वारा डाटा का विश्लेषण करके देश में वनाच्छादन का मूल्यांकन करता है, ये भी ठीक है, पर यह प्रतिवर्ष भारत में वन स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि ये करता है प्रत्येक 2 वर्ष में। अगर कट रहा हो तो लिख लीजिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष में। और 2021 में रिपोर्ट आई है और ये 17वीं रिपोर्ट है। इससे पहले 2021 है, ये 17 नहीं, 1 मिनट, (2021) और इससे पहले 2019 में आई थी। और वो कौन सी रिपोर्ट थी? तो वो थी आपकी 16वीं रिपोर्ट। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के वृक्षों में पुष्पा जड़ें पाई जाती हैं, इसका क्या कारण है? जितने भी ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हैं, जो भूमध्य रेखा के आसपास जो वन पाए जाते हैं, इनमें पुष्पा जड़ पाई जाती है, इसका क्या कारण है? तो मैंने आपको जब चर्चा करी थी सदाबहार वनों के बारे में, पर्णपाती वनों के बारे में, तब मैंने आपसे कहा था कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इनकी लकड़ी बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है। पहली बात तो ये जंगल बहुत ज्यादा घने हैं और इनकी लकड़ी इतनी कठोर हो जाती है कि औद्योगिक महत्व तो उस लकड़ी का होता है, लेकिन कोई व्यावसायिक महत्व नहीं होता। कोई फर्नीचर वगैरह उस लकड़ी से बन नहीं पाता। यानी उसकी लकड़ी जो है बहुत मजबूत होती है, और इतनी मजबूत होती है कि उसका वजन भी बहुत ज्यादा होता है, और अन्य जड़ उस वजन को सहन नहीं कर पाएंगी पुष्पा जड़ों को यदि छोड़ दिया जाए तो पुष्पा जड़ों को दृढ़ काष्ठ का भार सहन करना पड़ता है। इसी वजह से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो जड़ें पाई जाती हैं वे किस प्रकार की होती हैं? तो वो होती हैं आपकी पुष्पा जड़ें। निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वनस्पति की विशेषता नहीं है? ये वृक्ष शीतकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। यहां लिख रहा है सदापर्णी, यानी कि हमेशा पत्तियों से भरा हुआ हो, और यहां लिख रहा है शीतकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगर पत्ती गिरा देंगे तो सदापर्णी कैसे हुआ? तो यही विशेषता नहीं है। बाकी 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो औसत, और ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां औसत आर्द्रता 75% से अधिक हो। लेकिन ये शीतकाल में अपनी पत्तियां नहीं गिराते। शंकुधारी वृक्षों के संबंध में असत्य कथन को इंकित कीजिए। हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल, हिमालय बर्फीला क्षेत्र है, बर्फ से बचने के लिए वन जो है शंकुधारी हो गए हैं। तो शंकुधारी वन कहां पाए जाते हैं? तो हिमालय में पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों को टुंड्रा भी कहा जाता है। तो टुंड्रा नहीं कहते, टुंड्रा तो घास हो गई, टैगा कहते हैं। क्या कहते हैं? टैगा। तो प्रश्न का ये जो है हमें असत्य कथन पूछा था, तो यही हमारा असत्य कथन हो गया। जबकि शंकुधारी वनों के जो वृक्ष होते हैं वो बहुत लंबे, देवदार और चीड़ को देखना, बहुत लंबे लंबे होते हैं, नरम काष्ठ वाले होते हैं, सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया है। हमारे प्रश्न का उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? देखिए, बुग्याल, पयार, पुग्याल, और एक नाम आपको मिलेगा मर्ग। ध्यान रखिएगा, ये सभी हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। बुग्याल, पयार और पुग्याल ये उत्तराखंड के हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदानों को कहा जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में। और जबकि जो मर्ग है ये कश्मीर में पाए जाने वाले घास के मैदानों को
कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है बुग्याल क्या है, तो बुग्याल है ऊंचाई पर स्थित घास का मैदान। मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? देखिए, लवणीय दलदल समुद्र के आसपास पाई जाती है, तो लवणीय दलदल तो होगा ही होगा। ज्वारीय संकरीय खाड़ी, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की औसत वर्षा, तो वर्षा का कोई योगदान नहीं है मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए, ना 200 सेंटीमीटर, ना 100 सेंटीमीटर, ना 50 सेंटीमीटर, वर्षा का योगदान नहीं है। बल्कि लवणीय और ज्वारीय संकरीय घाटी और पंख मैदान, ये सभी समुद्र के पास जो जमीन पाई जाती है उसकी विशेषताएं हैं, और यही विशेषताएं मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए आवश्यक हैं। वर्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, वर्षा की मात्रा कितनी भी हो मैंग्रोव वनस्पति के विकास पर वो प्रभाव नहीं डालती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बन्नी ग्रासलैंड के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो बन्नी ग्रासलैंड जो है ये गुजरात में स्थित है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। एशिया का सबसे बड़ा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। एशिया का सबसे बड़ा तो है दोस्तों, लेकिन ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, बल्कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो कैसा है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो आपसे पूछ ले उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है सबसे बड़ा, तो वो हो जाएगा बन्नी ग्रासलैंड। और बन्नी ग्रासलैंड कहां पड़ता है? गुजरात में। जैविक विविधताओं का घर है, ये ठीक है। बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य बन्नी ग्रासलैंड का हिस्सा है। देखिए, गुजरात में स्थित है और बांधवगढ़ कहां है? बांधवगढ़ तो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य बन्नी ग्रासलैंड का हिस्सा है, तो वो हो जाएगा कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य। याद रखिएगा इस बात को। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस वनस्पति को क्या कहते हैं? तो ऐसी जो वनस्पति होती है वह अक्षत वनस्पति कहलाती है। अक्षत वनस्पति, जिसे इंग्लिश में आप वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अक्षत वनस्पति। ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है? देखिए, मृदा पर हम लगभग 50-60 प्रश्न लेकर आएंगे, उसमें पूरा मृदा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो यहां तो बस 1-2 क्वेश्चन हैं, तो सिर्फ आप इसका उत्तर देख लीजिए, फिर मृदा वाले चैप्टर में हम वहां प्रश्नों को डालेंगे। तो ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में कौन सी मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंसेप्टिसोल्स। वैसे तो भारत में जो मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है वो कौन सी है? तो वो सभी जानते होंगे, आसान सा प्रश्न है, जलोढ़ मृदा। लेकिन ICAR ने जो 8 प्रकार की मृदाएं दी हैं उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है इंसेप्टिसोल्स, दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका एंटीसोल्स, तीसरे नंबर पे आ जाता है एल्फीसोल्स, और चौथे नंबर पे पाई जाती है वर्टिसोल्स। काली मृदा, जलोढ़ मृदा, इनसे इनका क्या संबंध है वे सभी हम अच्छे से जोड़ेंगे, तो आप चिंता ना कीजिएगा। ये हमें सोचेगा कि सिर्फ नाम बता दिए, ऐसा नहीं, प्रश्न याद था तो मैंने आपको इसका उत्तर दे दिया। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा निम्न में से कौन सी है? तो सबसे ज्यादा पाई जाती है जलोढ़ मृदा, और दूसरे नंबर पे आती है आपकी लाल मृदा। तो दूसरे नंबर पे पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? वो हो जाएगी आपकी लाल मृदा। चलिए अगला प्रश्न है, ऑर्किड और ब्रेमिलाइट जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो ऑर्किड और ब्रेमिलाइट जैसे पौधे आपसे पूछ रहा है, तो ये पाए जाते हैं आपके वर्षा वनों में। भूमध्य रेखा के आसपास जो वन पाए जाते हैं मुख्यतः वहां आपके ये पौधे पाए जाते हैं, वर्षा वनों में। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? हरिके आर्द्र भूमि, व्यास और सतलुज का संगम। देखिए, हरिके बैराज आपने पढ़ा होगा, व्यास और सतलुज के संगम पे बनाया गया है। तो अगर आपको आर्द्र भूमि का नहीं भी पता तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो यही सुमेलित है, हमें उत्तर मिल गया। लेकिन उपरोक्त सभी भी दिया हुआ है, तो हमें आगे देखना पड़ेगा। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, बनास और चंबल। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में मैंने आपको एक नदी पढ़ाई थी, गंभीरी नदी, और साथ ही बाण गंगा नदी, ये गुजरती है कहां से? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान से। तो फिर बनास और चंबल नदी का संगम, ये इसका जो है गलत हो जाएगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों पर है, ना कि मूसी और कृष्णा के संगम पर। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हरिके आर्द्र भूमि।
चलिए अगला है, यदि आप हिमालय में पर्वतारोहण कर रहे हैं तो निम्न में से कौन सा वृक्ष आपको दिखाई नहीं देगा? देवदार, चीड़, बुरांश, शीशम। देवदार चीड़ के बारे में तो आपने पढ़ लिया। हिमालयी क्षेत्रों में एक वनस्पति बुरांश पाई जाती है। बुरांश का शरबत हिमालय में आप जाएंगे तो कभी पीजिएगा, बहुत स्वादिष्ट होता है, आपकी सारी थकान मिटा देगा अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो बुरांश भी हिमालय में पाया जाता है। जबकि शीशम, साल, सागौन ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? ये मध्य भारत में पाए जाते हैं। हिमालय में ये वनस्पति हमें देखने को नहीं मिलती। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है कौन सा है? निम्नलिखित में से कहां प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती? प्रवाल भित्तियां क्योंकि वनों से रिलेटेड हो जाती है, जहां प्रवाल भित्ति होती है वहां उतनी अच्छी मिट्टी हमें नहीं मिलती कि वनों का विकास हो सके। तो प्रवाल भित्तियां कहां नहीं पाई जाती? तो ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, यहां सभी जगह पाई जाती है। मुख्यतः कहां पाई जाती हैं? तो मुख्यतः तो पूरा का पूरा लक्षद्वीप जो है हमारा वो प्रवाल भित्ति से निर्मित है। जबकि सुंदरवन, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, यहां प्रवाल भित्तियों का कोई लेना देना नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जलवायु ऑर्किड की विविध किस्मों को उगाने के अनुकूल हैं? देखिए, ऑर्किड स्टेट के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश को, ऑर्किड स्टेट। लेकिन यहां तो कहीं पे भी अरुणाचल प्रदेश का नाम ही नहीं दिया हुआ। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि भारत में ऑर्किड और कहां कहां उगता है। तो हिमाचल प्रदेश में उगता है, साथ ही सिक्किम में उगता है, और साथ ही अरुणाचल प्रदेश हो गया ना। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ है सिक्किम, तो हमें करना होगा सिक्किम। मैनग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य करते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, सुनामी जब आई थी ना, उसके बाद ये प्रश्न का जन्म हुआ है। तो मैनग्रोव जो है, उन पौधों ने बहुत हद तक सुनामी से रक्षा करी थी आसपास की जगह की। इसका क्या कारण है? देखो, मैनग्रोव पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें बहुत गहराई, सघन होती हैं, और जब ये तूफान आते हैं या ज्वार भाटे आते हैं तो ये इनसे उखड़ती नहीं है। तो ये पानी को बहुत हद तक अपने पास रोक लेती हैं और आगे की चीजों के लिए सुरक्षा कर देती हैं। तो मैनग्रोव के वृक्ष सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते, इस वजह से इन्हें सुरक्षा बाड़े के तौर पर जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मैनग्रोव के जो वृक्ष हैं वो सुरक्षा बाड़ा कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तूफान में उखड़ते नहीं हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में महत्वपूर्ण समझे जाने वाले देवदार मुख्यतः हैं। तो देखिए, देवदार हैं, पहली बात तो पतझड़ नहीं है, सदाबहार है, हमने कई बार पढ़ लिया। तो पर्णपाती ये हट जाएगा। सदाबहार हैं, हिमालय में पाए जाते हैं, शंकुधारी वृक्ष हैं, और शंकुधारी वृक्षों की पत्तियां कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में तथा दूसरी वन नीति की घोषणा कब की गई थी? देखिए, उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में आई थी और दूसरी आई थी 1988 में। निम्न में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को की गई थी। उत्तर प्रदेश से बनने वाले प्रश्नों को विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आएंगे। यूपी जीके करके तो कोई सेक्शन दिया नहीं है, लेकिन वनों से रिलेटेड जितने भी उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन हैं उन 26 टॉपिक में वे सभी आपके पास आएंगे। और संभवतः कल जो मैं वनों की वीडियो लेकर आऊंगा वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होगी। सारी उत्तर प्रदेश के अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क, उत्तर प्रदेश के वन, उत्तर प्रदेश की वन नीति, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फिर ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।